हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस ट्यूटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में फटाफट से जरा हम लोग देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक पर्सपेक्टिव है आपका मेंस का और उसी से रिलेटेड है ये पहला आर्टिकल आपका, जो है व्हाट डू साइंटिस्ट डू विद बजट। आपको याद होगा कि जब बजट आया था तो हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डीएसआईआर, इन तीनों में कितना कितना बजट एलोकेट किया गया था, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब यहां पर राइटर पूछना चाहते हैं कि भैया इतने सारे बजट का किया क्या, पिछले भी बार मिला था, उसके पिछले भी बार मिला था, इन सब का क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। तो इसीलिए आपके मेंस पर्सपेक्टिव से बड़े अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम कुछ चैलेंजेस जो इन्होंने अभी बताए, सजेस्ट किए हैं, वो भी जेन्युइन और बड़ा ही यूनिक सा है, उसको समझेंगे। मॉस्किटो मेनेस अपने आप में सबको पता है यार, सब लोग जूझ रहे हैं, बारिश का टाइम है, बारिश का पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है। उन सबसे रिलेटेड हमारे पास 2 चीजें, या तो रिपेलेंट या तो वैक्सीन। इन सभी दोनों डायरेक्शन में कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इससे रिलेटेड कई सारे और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। तीसरा हमारा वेम्पायर स्टार। वेम्पायर स्टार जो है वो एक्चुअल में है क्या, किस गैलेक्सी में मिला है, किसने खोजा है, क्या करता है, उसको वेम्पायर क्यों बुलाते हैं, एक्चुअल में स्टार है वो बेचारा, तो फिर उसको वेम्पायर का नाम क्यों दे दिया गया, ये सब समझेंगे। उससे पहले आपके लिए ये 2 क्वेश्चन मैं देता हूं, और इन 2 क्वेश्चन को, एक 2023 का क्वेश्चन है यूपीएससी 2023 और एक यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। इन दोनों को आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगर अभी आता है तो अभी कर लो, अदरवाइज मैं हट जाता हूं यार, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो सामने थे, क्वेश्चन ही नहीं दिखा हमें। ये रहा भाई क्वेश्चन आपका, है ना, पॉज करके पढ़ लेना अब इसको। अब इसका आंसर मुझे नीचे दे देना, अगर नहीं दे पाए कोई दिक्कत नहीं है, आज अपना वेम्पायर स्टार वाला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है ये दोनों क्वेश्चन, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। तो नहीं पता है तो तीसरा आर्टिकल जरूर से पढ़ना। आज स्टार्ट करते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, और साइंस सेक्शन से द हिंदू का पहला न्यूज आर्टिकल है कि व्हाट डू साइंटिस्ट मेक ऑफ द बजट। बजट से करते क्या हैं भाई ये लोग। तो बेसिकली यहां पर राइटर ने 3 मेजर इंपॉर्टेंट की एरियाज बताए हैं। कौन कौन सा, आप सबको पता है कि सुपर कंप्यूटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है इंडिया के लिए, अचीव करना उसको। एट द सेम टाइम क्वांटम कंप्यूटिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजीज जितनी भी आती हैं, जैसे कि आप क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ में जो नई स्क्रीन्स देखते हैं उसको ले लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी कहां है, कितना यूज हो रहा है, इन सब के बारे में। और फिर एक साइबर फिजिकल सिस्टम। ये 3 की एरियाज यहां पर राइटर बताते हैं कि भाई साहब इस पर क्या हुआ है। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किन किन इनिशिएटिव्स के बारे में पता है सरकार के, वैसे इनिशिएटिव्स को जिक्र करना जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और उसको बजट में स्पेसिफिकली कुछ पैसे एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं उनके अलावा अगर आपको कुछ और भी लगता है तो आप वो भी सजेस्ट करना। राइटर एक साथ ये भी बोलते हैं कि देखो, एक तरफ ना एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो है एएनआरएफ का स्टैग्नेशन। ये क्या है भाई, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये कहां से आ गया, देखो 2023 में एक्चुअल ने सरकार ने एक एएनआरएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एएनआरएफ एक्ट 2023 के अंतर्गत। अब इसमें क्या था, इसका मेजर एम ये था कि भैया जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहां की यूनिवर्सिटीज, यहां के दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, या फिर इवन जो दूसरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, लैब, ये सब के सब जो भी इनोवेशन करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उन सबका कोलैबोरेशन, उन सबको सपोर्ट देने का काम था। एट द सेम टाइम यहां पर आप अगर पढ़ पाओगे तो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो कि 2008 में स्टैब्लिश किया गया था, वो भी एसईआरबी को इस एनआरएफ के अंदर में सबस्यूम कर दिया गया। तो ओवरऑल अब इसका काम हो गया कि भाई साहब अब आपको इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के साथ साथ यहां पर एकेडमिशिया हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन की तरफ काम करना है। लेकिन आप सबको भी पता होगा कि भैया एएनआरएफ का तो हम कभी जिक्र सुनते ही नहीं है, कहां गया ये बनने के बाद और क्या किया इसने, तो क्वेश्चन मार्क है। और राइटर यही सजेस्ट करते हैं कि ये जो स्टैग्नेशन है ना इस पर, कि कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है कि इसको फंडिंग नहीं मिल रही है रिसर्च के लिए, एक्चुअल में ये सपोर्ट कैसे करेगा फिर। एट द सेम टाइम जो बेसिक रिसर्च इसने स्टार्ट किया भी था उसको साइडलाइन कर दिया गया। तो इसीलिए एएनआरएफ का एक मेजर चंक, एक मेजर प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम यहां पर अब ये जो 2 क्वेश्चन राइटर ने पूछा है कि व्हाट लीडिंग साइंटिस्ट डू इन दीज ईयर, क्या किया भाई साहब इन्होंने, क्या इनका एक क्वेश्चन है कि जो हम विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं
वो विकसित भारत हम क्या अब अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो राइटर ने इसका आंसर देते हुए कुछ सजेशन तो नहीं मैं बोलूंगा, ये बोलूंगा कि हाँ क्या क्या मेजर वर्क हुए हैं उनका जिक्र करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखो हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर पर बात कर रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर मतलब कि हम लोग जानते हैं कि कई जगहों पर सूखा पड़ रहा है, कई जगहों पर बाढ़ की सिचुएशन है, कई जगहों पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जा रहा है, कई जगहों पर बारिश हो ही नहीं रही है। इन सब सिचुएशन में क्या जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको हम बिना हैम्पर किए हुए आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज वन थिंग जो कि किया गया है। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर में एक्चुअल में क्या हुआ है, जो कि ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, ऐसे 25 क्रिटिकल मिनरल्स का यहां पर आप देख सकते हो कि कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया, जिसके बेसिस पर इनका इस्तेमाल करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो गया। चलो सरकार ने किया, काम भी किया। फिर मिनिएचर एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपको भी पता है कि इस बार के बजट में भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की गई थी, है ना। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अब हम लोगों ने काफी सारी चीज की है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तो हम लोग दे ही रहे हैं, दैट इज वन थिंग। इनफैक्ट मैं आपको इस आर्टिकल के बियॉन्ड भी जाके अगर समझाऊं तो आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में 2024 में ही हमारा 23rd न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको इनॉग्रेट किया गया, और ये पहला पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि सेकेंड स्टेज का है, जो कि भाभा जो थे, भाभा जी, उन्होंने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाया था। उसका सेकेंड स्टेज जो था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे करके स्टार्ट करना, अब उस पर हम लोग बहुत बार फ्यूल्स की एफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे अभी भी देख रेख की बात है, लेकिन हाँ इनॉग्रेट कर दिया, उस पर काम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है कि अगले साल हम उसको स्टार्ट होता हुआ देख लें। 3rd स्टेज तक पहुंचते पहुंचते तो हमें 2030 या 35 हो जाएंगे। तो ये जो 3 स्टेज था हमारे होमी जहांगीर भाभा साहब का देन, उनका मास्टरमाइंड, उनका मास्टर प्लान, उसी पर हम लोग आधारित अपने इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे चला रहे हैं, जिससे कि हमारा थोरियम जिसका हमारे पास भरमार है उसका इस्तेमाल करके भी हम लोग पावर जनरेट कर सकें। इवन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ऐसा बोला जाता है कि इसको फास्ट ब्रीडर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट विल ब्रीड मोर फ्यूल देन द फ्यूल वी इनपुट। जितना हम फ्यूल इनपुट करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो ब्रीड कर देगा, नया फ्यूल बना देगा। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। फिर इसी के बाद हम लोग धीरे धीरे अपने 3rd स्टेज में यहां पर भी हम लोग थोड़ा थोरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 3rd स्टेज में हम लोग प्योरली थोरियम पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पर अगला है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। तो देखो क्लीन एनर्जी की बात हो, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात हो गई, या फिर एनर्जी सिक्योरिटीज की बात हो गई, इन सब जगहों पर इंडिया अपना फर्म डिटर्मिनेशन के साथ अपने पावर एक्सपेंशन पर लगा हुआ है। टोटल अगर हम लोग देखें तो हम लोग के देश में अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस 144 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। हालांकि देखो कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना होता है कि देखो 144 गीगावाट कोई बहुत बड़ा 30 मार्खा वाला काम नहीं है। चाइना ने अभी इसी साल 300 गीगावाट का एक साल में बना दिया है, और हमने पिछले इतने सालों में सिर्फ 144 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट किया है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा यार और इंक्रीमेंट और स्पीडी हम लोग का ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का होना चाहिए। फिर एक है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में हम लोगों ने काफी कुछ किया है, बहुत सारे नए सेक्टर्स को डिफाइन किया है। वाटर सप्लाई और सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी लेके हम लोगों ने काफी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए हैं। इसके अलावा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, तो एक स्कीम थी इसके रिलेटेड, ये है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इससे रिलेटेड यहां पर कम से कम दर्जनों भर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए। और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क मतलब कि बस आप वहां पर अपनी कंपनी लेके जाओ भाई साहब, लोगों को लेके जाओ एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। काफी सारी सुविधाएं जो है उन नेशनल पार्क्स में ऑलरेडी आपके लिए बनी होती हैं, इसीलिए इनको प्लग एंड प्ले बोलते हैं। एट द सेम टाइम स्पीड ब्रीडिंग प्लेटफॉर्म्स उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे मान लो राइस है, तो यहां पर जो वाराणसी में एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर राइस को लेके एक नया शोध किया गया, जिसके अंतर्गत जो नॉर्मली हम लोग एक साल में 2 से 3 बार राइस को उगा सकते थे, अब वो बढ़ के 5 से 6 जनरेशन तक हो गया है। मतलब कि एक सिंगल ईयर में हम लोग 5 से 6 बार चावल सेम खेत में उगा सकते हैं। मतलब कि जो उसका नेट सोन एरिया होगा वो काफी बढ़ जाएगा। साथ में सेवरल इनहैंस्ड क्रॉप वैरायटी, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स यहां पर बतेरो नाम लिखे हैं, आप देख सकते हो, राइस, व्हीट, चिकपी, लिनसीड, नाइगर, सैफलावर, ब्लैक ग्राम, हॉर्स ग्राम, इन सब के लिए
हम लोगों ने क्रॉप वेराइटी को एनहांस किया, एट द सेम टाइम वही क्लाइमेट रेजिलिएंट, हाई प्रोडक्टिविटी वगैरह वगैरह इन सब की बात की है। अब राइटर का बोलना है कि देखो कुछ और भी काम किया इन लोगों ने, जैसे कि एक पीएचडी प्रोग्राम चलाया था I3C ब्रिक आरसीबी पीएचडी का। इन्होंने कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर थोड़ा फोकस करके बताया है। कोलैबोरेशंस के थ्रू बायो साइंस और बायोटेक्नोलॉजीज के फील्ड में ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और आखिरी इन्होंने बताया एंजल टैक्स एबोलिशन। इनका कहना था कि देखो जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन पे यूजुअली जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जल्दी से पैसे नहीं लगाते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, उनको रिस्की लगता है कि पता नहीं क्या ही बोल रहा है, मेरे को तो ऊपर से जा रहा है और इसका क्या फायदा होगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इसको और प्रमोट करने के लिए उन्होंने एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया था। इसके चलते जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अब और इंडिया में आके बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजीज के फील्ड में अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे जो कि राइटर ने बताया है। कुछ चैलेंजेस भी उन्होंने काउंट कराया है। सबसे पहला चैलेंजेस जो है वो बोल रहे हैं कि यार देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इनएडेक्वेट फंडिंग है। हम लोगों ने इसको लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारा जो प्रॉपर पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो बजट आया था उसमें था 0.05% ऑफ द जीडीपी, और इसी की मांग की गई थी कि सर इसको 0.05 से बढ़ा के 0.5 तक तो कम से कम कर दो, क्योंकि 0.25 अमेरिका की है, चाइना की और भी ज्यादा है। तो इस तरीके से अपने पास भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फंडिंग जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। दूसरा जो है वो है जीरो बेस बजटिंग एंड क्वार्टर रिपोर्ट्स। देखो इसको चैलेंज भी मान सकते हो और नहीं भी मान सकते हो। पहला वाला जो सिचुएशन है जीरो बेस बजटिंग, देखो ये तो जेन्युइन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जीरो बेस बजटिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट मान लो इस साल 2024 में स्टार्ट किया। अब ये प्रोजेक्ट लगभग बन के तैयार होने वाला था, 70% बन गया। बट 2025 जब आया तो हमें लगा कि यार इसको फर्दर पता नहीं प्रोसेस करेंगे तो इस पे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जीरो बेस बजटिंग कर देते हैं। मतलब कि अब हम लोग फिर से डिसाइड करेंगे बिल्कुल क्लियर ग्राउंड पर कि हमें किसको पैसे देने चाहिए, किस प्रोजेक्ट को पैसे नहीं देने चाहिए। तो इनफैक्ट जिस बजट को या फिर जिस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 70% हम लोगों ने फंडिंग दे दी है, अगर हमें लगा कि नहीं अब ये फ्यूचर में काम नहीं करेगा तो उसको रोक देते हैं हम लोग, उसको फंडिंग अब नहीं देते हैं, वो प्रोजेक्ट वैसे के वैसे स्टॉल हो जाता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो जीरो बेस बजटिंग जो है, आप हर साल नए सिरे से जो फिर से बजट को एलोकेट करने लगते हो, ये गलत है, इसको थोड़ा रोको। प्रीवियस ईयर में जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए उसमें से क्या काम एक्चुअल में आ सकता है उस पर थोड़ा ध्यान दो, और उसके बेसिस पर फिर फर्दर विदाउट जीरो बेस बजटिंग के स्टार्ट करो। दूसरा जो इनका कहना था ये क्वार्टर रिपोर्ट्स। इनका ये कहना है कि देखो जब भी हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बात करते हैं तो साइंटिस्ट लोगों के ऊपर अगर एक प्रेशर रहेगा कि अबे यार तुमको जल्दी से क्वार्टर में रिपोर्ट सबमिट करना है कि तुमने अभी तक क्या रिसर्च कर लिया, क्या नया लेके आ गए, तो उस हिसाब से क्या होता है ना कि उनको समझ में नहीं आता, फिर वो जल्दीबाजी में कुछ भी इधर उधर का डेवलपमेंट करके दे देते हैं कि ये इस क्वार्टर का ये है सर, ये देखो ये लिखा है 4 डेवलपमेंट हो गए। तो बोल रहे कि ये सिर्फ गिनाने वाला काम हो जाता है, इसलिए उनको ऐसे स्ट्रेस ऐसे प्रेशर में ना डालते हो, थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए कि भाई साहब तुम आराम से टाइम लेके अपना रिसर्च डेवलपमेंट कंटिन्यू करो, कुछ बड़ा लेके आओ। लेकिन अगेन देखो इस बारे में मैं तो फिर से वही बोलूंगा कि अगर टाइमलाइन नहीं दिया ना तो फिर हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतना एफिशिएंट नहीं है कि बिना टाइमलाइन के वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते। जिस प्रोजेक्ट को काम करने में 1 साल लगेगा तो शायद बिना टाइमलाइन के तो 5-10 साल के पहले वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइमलाइन भी जरूरी है, मुझे तो यही लगता है। इसके अलावा अगला जो है इनका एक बड़ा ही जेन्युइन चैलेंज समझ में आया, ये देखो 40,000 हमारे पास हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्टेट द्वारा रन किए जाते हैं। अब जब इनको फंडिंग देने की बात आती है, इनके यहां भी तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, है ना, इनको भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे हम लोग। लेकिन एक्चुअल में जो इनको फंडिंग दी जाती है वो ओवरऑल 11% के आसपास दी जाती है ना। लेकिन जो मेजर फंडिंग जाती है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से वो 65% के आसपास की फंडिंग वो आईआईटीज को चली जाती है। इसीलिए वहां पर थोड़े ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग को दिखते हैं। तो इनका यह कहना है कि यार तुम चुनिंदा आईआईटीज को जो पैसे दे रहे हो इनका कुछ हिस्सा निकाल के जो 40,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे यहां खाली पड़े हुए हैं इनको भी अगर थोड़ी फंडिंग मिलेगी तो यहां से भी अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड और ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो ये एक वे फॉरवर्ड कंडीशन आप देख सकते हो और कुछ चैलेंजेस भी देख सकते हो। इसी को आप सॉल्यूशन के तौर पर अगर बनाना चाहते हो तो वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये था हमारा पहला आर्टिकल। इसके बाद हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है हमारा मॉस्किटो से रिलेटेड, और इसके लिए हम लोग रिपेलेंट भी बना रहे हैं और वैक्सीन भी बना रहे हैं। कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में, तो सबसे पहले तो देखो भाई साहब
वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को हर साल। WHO ने इसको निर्धारित कर रखा है जिससे कि हम लोग मलेरिया को लेके एक बार एक जागरूकता फैला सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने पिछले आर्टिकल्स में यह भी डिस्कस किया था कि मच्छर इस पूरे दुनिया का वन ऑफ द डेडलीस्ट प्राणी है, क्योंकि जितनी ज्यादा मौतें हर साल मॉस्किटो के कारण डिसीजेस के थ्रू होती है, शायद उतना ज्यादा मौत और किसी के कारण नहीं होती। इसीलिए इसको वन ऑफ द डेडलीस्ट इंसेक्ट बोल लो, जानवर बोल लो, लेकिन ये बहुत लोगों की जान ले जाता है हर साल। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि पूरे देश के, मतलब जितने भी देश हैं मान लो, उन सभी की सरकार WHO की हेल्प से काफी सारे इनिशिएटिव्स को लेके चलती है मॉस्किटो को खत्म करने के लिए। और इसीलिए अब कई सारे वैक्सीन्स भी डेवलप हो रहे हैं, जो कि पहले इनके खिलाफ वैक्सीन्स नहीं डेवलप हुए थे, और इनका कई सारे जगहों पर परीक्षण भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा बोला गया कि 3500 स्पीशीज आपको हर कॉन्टिनेंट में मिल जाएगी इन मच्छरों की। और साथ ही साथ इंडिया एक्चुअल में लगभग 12% ऑफ मॉस्किटो पॉपुलेशन अकेला खुद ही बियर करता है। अब ये तो पता नहीं कि मच्छरों की काउंटिंग कैसे की इन्होंने, मच्छर उड़ते हुए पकड़ के गिने कैसे किए, वो तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी डिसीज स्प्रेड हो रहा है, कितने लोगों की जाने जा रही है, कितने लोग अफेक्टेड हैं, उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ ये डेटा निकाला होगा कि 12% ऑफ द टोटल मॉस्किटो पॉपुलेशन रिसाइड हियर इन इंडिया। एट द सेम टाइम मेजर डिसीजेस जो इंडिया को इन मच्छरों के द्वारा मिलता है वो यहां पर लिस्टेड है, देख लो। लगभग डेंगू, मलेरिया, फिलियारिसिस, इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस और येलो फीवर, ये सारे के सारे मच्छरों के काटने से होते हैं, जिसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वायरस के थ्रू होती हैं। वायरस के थ्रू होती है तो मच्छर कहां से आ गए? एक्चुअल में मच्छर जो होते हैं ना, वो वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का काम कैसे करते हैं कि वो कहीं पर भी जाके बैठते हैं, वहां से वायरस वो सक करते हैं, और जब हमारे पास में बैठ के, हमारी स्किन पर बैठ के जब वो अपनी डंक अंदर करते हैं ना, तो उसके साथ साथ वो वायरस भी इंजेक्ट कर देते हैं, और इसके चलते हम लोग को काफी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मेजर अगर देखा जाए तो इंडिया में 63 स्पीशीज मिलती है हमें मॉस्किटो की, लेकिन जो सबसे ज्यादा भारी पड़ता है वो है एनोफिलस मॉस्किटो, और उसकी भी फीमेल प्रजाति जो होती है। इसके अलावा भी देखो, आप अगर देखोगे लगभग जीका वायरस, येलो फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू, ये चार तो ऐसे हैं जहां पर एडिस इजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस, ये दो मॉस्किटो की प्रजातियां हैं जो कि ज्यादा असर दिखाती हैं। एट द सेम टाइम देखो, कुछ चीजें तो आपको फिलियारिसिस में भी देखने को मिल जाएगा। ये भले ही पैरासाइटिक वॉर्म्स के कारण होता है, लेकिन यहां पर आपको क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडिस इजिप्टिस मॉस्किटो या फिर एनोफिलिस मॉस्किटो सभी के कारण दिख जाएगा। और जो मलेरिया होता है, मलेरिया कहां गया, हाँ, ये फीमेल एनोफिलिस के कारण होता है, और एट द सेम टाइम बाकी जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के कारण होता है। तो यहां पर कुछ आपके कभी भी मैच द कॉलम्स में यूपीएससी पूछ सकती है इन सभी डेटा को, एक बार वो भी आपको पता होना चाहिए था। अब आखिरकार इसमें आर्टिकल में लिखा है कि अब हम लोग कर क्या रहे हैं, इससे रिलेटेड एक ये देखो पौधा देख रहे हो, ये है सिट्रोनेला, बड़ा ही सुंदर सा दिखने वाला पौधा। इसका जो ऑयल है वो बेसिकली बहुत सारे क्रीम्स जो मार्केट में रिडीली अवेलेबल हैं लाइक ओडोमॉस, वहां पर मिलते हैं, सिट्रोनेला ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ना मच्छरों ने बहुत परेशान किया था, और उस टाइम पर सोल्जर्स की सेफ्टी के लिए वहां पर उनको डीट दिया जाता था। डीट है आपके लिए, यहां पर देखो, डाइथाइल मेटाटोल्यूमाइड, इसका उनको स्किन ऑइंटमेंट के लिए दिया जाता था कि भाई इसको लगा लो। अब इसका भी इंप्रूव्ड वर्जन आ गया है, जो कि अगेन ओडोमॉस के साथ साथ और दूसरी कंपनीज भी इसको लेके आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा अब रोलॉन आ गया है, कई सारी चीजें जिसको कि दूर से ही आप बता सकते हो कि मच्छर नहीं आएंगे। लेकिन देखो, जो इसके पहले, जैसे ये जो है सिट्रोनेला ऑयल का जो दिक्कत है, सिट्रोनेला ऑयल जो है ना वो बहुत ही जल्दी हवा में घुल जाता है और गायब हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका असर बहुत देर तक नहीं होता। अब जो है इंप्रूव्ड डीट जो आ रहा है वो ज्यादा असरदार है। तो अब जब भी मार्केट में जाना तो सिट्रोनेला ऑयल वाला कोई भी ऐसा ओडोमॉस की क्रीम मत ले लेना, या फिर जिस भी कंपनी की मिल रही है आप देखना कि उसमें अगर डीट वाला अवेलेबल है तो वो ज्यादा कारगर होगा। दूसरा, इसके अगेंस्ट हम लोग कई सारे वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी लग रहे हैं, जैसे कि एक RTS-S या फिर मॉस्क्यूरेक्स करके है। मॉस्क्यूरेक्स 2021 में, और 2021 में ही एक R21 मैट्रिक्स M के नाम से मलेरिया के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया गया था। सिमिलरली 2023 में एलेक्स्टिक के नाम से भी चिकनगुनिया के अगेंस्ट में एक वैक्सीन बनाया गया था। और इसी तरीके से हम बाकी डिसीजेस के लिए भी वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, जिससे कि एक बार ये वैक्सीन अगर लग जाती है ना तो फिर काफी आसानी होगी हमें इन सभी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने में।
वैक्सीन लग गया तो यार मच्छर काट रहे हैं तो चलो ठीक है, इरिटेशन होगा, फूल जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इनके काटने से फिर ना हमें मलेरिया होगा, ना डेंगू होगा, ना चिकनगुनिया होगा, ये सब चीजों से हम बच जाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा। तीसरा आर्टिकल जो है वो वेम्पायर स्टार के डिस्कवरी से रिलेटेड है। देखो आप सबको पता होगा कि इस बार 1 जनवरी 2024 को हमारा एक्सपोसैट मिशन गया था। एक्सपोसैट मिशन जो है वो एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, जो कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी गैलेक्सीज क्लस्टर्स हैं उन सबको ऑब्जर्वेशंस के साथ में जो भी हमारे इस ब्रह्मांड के स्पेशल फिनोमेनास हैं, जैसे कि कभी न्यूट्रॉन स्टार उसको देखने को मिल गया, कभी ब्लैक होल कोलिजन देखने को मिल गया, उन सबके जो भी रेडिएशंस निकलते हैं उन रेडिएशंस को पढ़ने के बारे में ये एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स काम करते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की बात यह है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपोसैट का नहीं है, उसका पुराना बड़ा भाई आप बोल सकते हो, जो कि एस्ट्रोसैट के नाम से हमारा पहला एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, उसने इस चीज को देखा कि एक M67 मतलब कि मेसियर 67 जिसको हम लोग किंग कोबरा क्लस्टर भी बोलते हैं, यहां पर कई सारे स्टार्स नीले नीले रंग के दिखते हैं, बड़ा ही सुंदर सा अलग सा क्लस्टर है ये। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई साहब यहां पर एक वेम्पायर स्टार दिखा। अब ये वेम्पायर स्टार क्या है? वेम्पायर स्टार एक्चुअल में हमें बेवकूफ बनाते हैं ये बताते हुए कि वो यंग स्टार्स हैं। देखो यंग स्टार की पहचान होती है कि वो थोड़े नीले रंग के दिखते हैं, और जो स्टार थोड़े बूढ़े हो जाते हैं या फिर अपने थोड़े लास्ट फेज में होते हैं तो वो रेड जायंट के बाद रेड कलर में थोड़ा दिखना लगते हैं। तो अब ये जो नीले रंग का दिख रहा है स्टार, ये एक्चुअल में यंग स्टार होते नहीं है, ये होते पुराने स्टार ही हैं। लेकिन ये सब क्या करते हैं कि जो भी इनके पेरीफेरी में बाइनरी स्टार होते हैं, मतलब कि जो इनके साथ वाले स्टार्स होते हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं बाइनरी स्टेलर कंपेनियन, वो बाइनरी स्टेलर कंपेनियन, स्टेलर बोले तो स्टार, स्टार से रिलेटेड उनका जो साथी होता है वहां से उसके सारे मटेरियल को भाई साहब सक कर लेते हैं और धीरे धीरे खींचते 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 अपने आप को यंग बना देते हैं, बहुत सारा एलिमेंट्स उनसे अपने पास ले लेते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं ये समझ लो एक प्रकार का डोनर स्टार है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक जायंट ब्रांच। इसका एसिम्प्टोटिक जायंट ब्रांच जो है वो इस एक्सेप्टर स्टार के पास में इसको सक करते हुए देखा जाता है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ ना कि कई सारे मटेरियल जैसे कि बैरियम, ये ट्रियम, यहां पर आप देख सकते हो ये ट्रियम, लैंथेनम, ये सारे के सारे मटेरियल जो हैवी मेटल्स हैं वो भी इसके पास अट्रैक्ट होते हुए दिख गए हमें। तो हमें यही समझ में आया पूरे ऑब्जर्वेशन के साथ में कि भाई साहब इसने क्या किया है, मास ट्रांसफर किया है, ठीक है। ये मास ट्रांसफर का प्रोसेस यहां पर कंफर्म किया गया। अब एक्चुअल में अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो मैं आपको एक पूरा स्टेलर साइकिल के थ्रू भी इस जर्नी को लेके जाता हूं। हालांकि इसको मैंने कई बार बता दिया आपको ऑलरेडी। स्टेलर साइकिल जो होती है लाइफ के स्टार से रिलेटेड होता है, जहां पर एक नेबुला, आपके एक जायंट नेबुला, भाई साहब ये कम से कम 1500-2000 लाइट ईयर्स बड़े होते हैं, है ना। उस नेबुला का जितना भी मैटर होता है वो धीरे 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 कोलैप्स होते होते आपस में रगड़ खाते खाते मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो रगड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि अभी 1 मिनट तक हाथ रखो रगड़ो तो क्या होगा, हाथ आपका गर्म हो जाएगा। अगर इसको 2 घंटे तक रगड़ते रहो तो क्या होगा, स्किन भी जल जाएगी भाई साहब। और इस तरीके से अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में टकराते रहते हैं तो इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि वहां पर फ्यूजन रिएक्शन हो सके, और वहां से पैदा होता है हमारा प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार जो है वो समझ लो जन्मजात शिशु जैसा है स्टार के लिए, कि बस अभी स्टार बना नहीं है, बस अब अगला स्टेज इसका स्टार बनने का ही है। अब यहां से 2 हिस्से में इस पूरे साइकिल को हम देख सकते हैं। सबसे पहले अगर नेबुला बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा मास का हुआ तो वो हाई मास स्टार बनाता है, और अगर छोटा हुआ तो वो लो मास स्टार बनाएगा। हाई मास स्टार के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि देखो हाई मास स्टार का मतलब क्या, देखो यहां पर ना 2 चीजें लग रही हैं। ये जो आपस में टकराना इनका स्टार्ट हुआ था ये ग्रेविटी की वजह से हुआ था, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से फ्यूजन रिएक्शन जब होने लगा तो फ्यूजन रिएक्शन एक आउटवर्ड रिएक्शन है जो कि बाहर की तरफ फूटता है। तो ना एक बैलेंस स्थापित करना है कि भाई साहब ग्रेविटी भी बनी रहे और इतना ही फ्यूजन हो जिससे कि ये बाहर एकदम फटके चौड़ा ना हो जाए, है ना। तो अब इस बात को समझो कि जब हाई मास स्टार होगा तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, और इनफैक्ट उस ग्रेविटी को कि पूरा का पूरा स्टार कोलैप्स करके एक पॉइंट पर ना जाए, उस कोलैप्स को रोकने के लिए कई बार ज्यादा फ्यूजन करना पड़ता है एक स्टार को। और इसी चीज के देखते हुए जो हाई मास स्टार होते हैं इनकी लाइफ कम होती है एज कंपेयर टू लो मास स्टार, क्योंकि लो मास स्टार के पास उतनी ग्रेविटी नहीं होती, वो आराम आराम से फ्यूजन करते हैं, तो इसीलिए लो मास स्टार ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये
कि ये फिर सुपर जायंट में कन्वर्ट होते हैं यार। एक तो रेड जायंट है और एक रेड सुपर जायंट स्टार है। इनका बस ये आखिरी टाइम जब आता है तो सुपरनोवा एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जब इनके सारे फ्यूल वगैरह खत्म हो जाते हैं तो फिर यहां पर एक कोर बचता है इनके पास। ये कोर एक्चुअल में डिसाइड करता है कि भाई साहब तुमको आगे बनना क्या है। यहीं पर आप लोगों ने शायद इस बात को भी सुना होगा, चंद्रशेखर लिमिट को सुना होगा। यहां पर चंद्रशेखर लिमिट ये बोलता है कि ये जो कोर का मास है ना, इनर कोर का जो ये मास है, अगर ये हमारे सोलर मास, जो हमारे सन का मास अभी है, इससे अगर 1.4 टाइम से कम हुआ तो ये ज्यादातर करके न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर ये एक कंडीशन ये आती है कि अगर 1.4 से ज्यादा और 3 से कम रहा तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। लेकिन अगर 3 सोलर मास से ज्यादा रहा तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो है हाई मास स्टार का पूरा लाइफ साइकिल। अगर यही लो मास स्टार की बात करेंगे हम लोग तो वो रेड सुपर जायंट प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट होता है। और प्लैनेटरी नेबुला लास्ट एक्सप्लोजन जब करता है तो वो सिंपली व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर भी हम लोग यही देख पा रहे थे कि एक्चुअल में ये जो फंडा है ये शुरुआती दौर में, कहां गया भाई, ये यहां पर ये जो डोनर स्टार था ये अपने आप में क्या था, एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार था। अब सोचो पूरे सन का मास एक छोटे से जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। मानो ऐसा कि जो हमारा सन है वो पूरा मास श्रिंक करके हमारे अर्थ के बराबर हो गया। अब हमारे सन के सामने हमारे अर्थ को देखो जरा, बिल्कुल एक डॉट जैसा दिखता है। तो सोचो इतना श्रिंक जब हो जाए और सारा मास अपने साथ लिए हो तो कितने हैवी मेटल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं हैवी मेटल्स को ये मास ट्रांसफर के जरिए जो वेम्पायर स्टार होता है, जिसको कि हम लोग BSS या फिर ब्लू स्ट्रैगलर स्टार बोलते हैं, वो इसको सक कर लेता है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर समझना, जो ये न्यूट्रॉन स्टार होते हैं यही आगे चल के पल्सर में भी कन्वर्ट होते हैं। पल्सर में जो इनके ये रेज निकल रहे हैं ये बहुत तेजी से नाचने लगते हैं, है ना, सर्कल करते हैं बहुत तेजी से, तो उनको हम लोग बोलते हैं पल्सर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको साइंस एंड टेक का ये आर्टिकल सारे के सारे समझ में आए होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। थोड़ा सा फीडबैक मेरे लिए भी जरूरी है। अब एट द सेम टाइम अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ और इन तीनों आर्टिकल से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही जल्द इसके क्वेश्चंस भी अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले आर्टिकल तक, इंतजार करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीकली सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।